दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने कल बात की थी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है ये हमारी भूगोल में। हम इसकी शुरुआत सबसे पहले यहां से करेंगे। देखिए, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, भूगर्भिक जो संरचना है राजस्थान की, वो एक लंबे समय की प्रक्रिया मानी जाती है। ये बहुत ही प्राचीन और लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। राजस्थान का जो भूगर्भिक इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में वीसी मिश्रा के द्वारा बताया गया था। वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया तो उसने राजस्थान को कुल 7 प्रदेशों में विभाजित किया। कितने प्रदेशों में? 7 प्रदेशों में। यानी वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, आपको केवल यहां पर यही याद रखना है कि वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया और इसने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में इनके इन 7 प्रकारों को बताया। ठीक है, अब देखिए, हमें राजस्थान का जो ये भौगोलिक जो परिदृश्य है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, सामान्य रूप से हमें किस प्रकार से देखते हैं। हमें विभिन्न प्रकार की भू जो आकृतियां हैं हमारे राज्य में, हमारे राजस्थान में, जैसे है पर्वत, पठार, मैदान, ये विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं, इनके आधार पर हम राजस्थान को मोटे मोटे तौर पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 में। धरातलीय जो संरचना है राजस्थान की, धरातलीय संरचनाओं के आधार पर हम राजस्थान को 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। देखिए, ये राजस्थान के मध्य से देखो, ये एक कर्णवत रूप में राजस्थान के मध्य से ये एक अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से गुजरती है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजर रही है। इस अरावली के पश्चिम में एक बहुत बड़ा रेतीला मैदान है और इस पूरे के पूरे प्रदेश को किस नाम से जाना गया है? इसका क्या नाम दिया गया है भूगोलवेताओं के द्वारा? इसका नाम दिया गया है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल प्रदेश। पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत भौगोलिक प्रदेश है। इसके बाद में ये दूसरा जो भौगोलिक प्रदेश है, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखिए, हमारे राजस्थान के पूर्व में ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा जो इसका भौतिक प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखिए, ये चौथा जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
या हम इसको हाड़ौती का पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे राज्य के 4 भौतिक प्रदेश हैं। इनका विभाजन भूगोलवेताओं के द्वारा धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किया गया है, क्योंकि समस्त जो हमारे राजस्थान का जो भूभाग है ये समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर गहरी घाटियां हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूगोलवेताओं ने राजस्थान को 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। मैं आपको बता दूं इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में कि इनमें जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान में वो कितना है, यानी इस पूरे राज्य के क्षेत्रफल में इसका कितना योगदान है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 61.11%। 61.11% भूभाग। ठीक है, 61.11% भूभाग के ऊपर राज्य में पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश विस्तारित है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर इस पूरे प्रदेश में 61.11% भूभाग में राज्य की यहां पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। राज्य के 61.11% भूभाग पे राज्य का पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है और यहां पर राज्य की 40% जनसंख्या फैली हुई है। ठीक है, ये हमने यहां पर इसके बारे में चर्चा की। अब देखिए राज्य का जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी शुष्कता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं 2 भाग? वो देखिए, एक तो है इसमें ये वाला जो हमारा प्रदेश है पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 2 भागों में बांटा गया है और एक जो भाग है इसका ये है, यानी कि यहां पर ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा जो पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश से गुजर रही है, जो इधर गंगानगर से होते हुए जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर से होते हुए ये गुजरती है। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके पश्चिम में इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो भाग है इसको हम कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम देते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको हमने नाम दिया यहां पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरु प्रदेश। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसको शुष्क मरु प्रदेश नाम देते हैं। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है इसके पश्चिम का जो भाग है मरुस्थल का ये क्या कहलाएगा? शुष्क मरु प्रदेश। शुष्क क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुष्कता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस कारण से भूगोलवेताओं ने इसको यानी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करके इसको इस वर्षा के आधार पर इसका नाम क्या कर दिया? शुष्क मरु प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की तरफ का जो भाग है ये वाला जो प्रदेश है इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अब इसमें देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व वाला जो हिस्सा है और जो अरावली प्रदेश, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके पश्चिम वाला जो प्रदेश है
यानी कि शुष्क रेतीले मरुस्थल के पूर्व की तरफ और अरावली के पश्चिम की तरफ है। दोनों के बीच का जो भाग है ये किसका भाग है? मुख्य रूप से ये भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पार्ट है, लेकिन शुष्कता के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसकी जो पूर्वी सीमा है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो यहाँ अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में इस वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है, इस वाले क्षेत्र से होकर के ये गुजरती है। और ये वाली जो वर्षा रेखा है यहां से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कितनी सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको वहां पर 50 सेंटीमीटर की जगह इसको अगर हम मिलीमीटर में अगर हम इसको देखेंगे तो 50 जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर में 500 मिलीमीटर हो जाएगी। कितनी? 500 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत सी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। और इधर वाली जो 25 सेंटीमीटर थी ये भी एग्जाम में क्या होता है, अगर मिलीमीटर में अगर वहां पर दी हुई होती है तो आपको वहां पर ये कितनी दी हुई होगी? 25 की जगह आपको कितनी दी हुई होगी? 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहां पर, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में गहन रूप से सोचना है कि अगले ने ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं, ऑप्शन में 50 दे रखा है, 50 के आगे क्या दे रखा है? सेंटीमीटर न दे करके, और अगले ने क्या दे दिया? मिलीमीटर दे दिया। आपका ध्यान सीधा किस पे जाएगा? 50 के ऊपर जाएगा। आप आगे इसके आगे क्या दे रखा है उसके ऊपर आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाएंगे वहां पर, क्योंकि एग्जाम में क्या होती है, सबको जल्दी होती है, सीधा 50 दिखा और आपने 50 मिलीमीटर के ऊपर क्या कर दिया? अपना आंसर राइट कर दिया। और घर आने के बाद में जब आप आंसर को मिलाते हो तो वहां पर फिर आपको पता चलता है कि ये तो मेरा गलत हो गया, 50 मिलीमीटर न होकर के, और इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तो क्या है? 50 सेंटीमीटर है या फिर 500 मिलीमीटर है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुष्कता के आधार पर हम इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन कौन सी रेखा करती है? 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा करती है इसका विभाजन। ठीक है, और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसकी पूर्वी जो सीमा है अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी, दोनों अरावली पर्वतीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दोनों का विभाजन कौन सी रेखा के द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पर दोनों का विभाजन 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इतना यहां पर हम यहां पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए यहां पर क्या होता है, ये कुछ जो मुख्य मुख्य बातें थी यहां पर ये हो गई। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा पश्चिमी जो शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, इस शुष्क रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए या इस पूरे मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए तो इसमें इस पूरे के पूरे मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के विशाल टीले हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बालों का स्तूप बहुत से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए इस पूरे प्रदेश में, इस पूरे के पूरे प्रदेश में 58.5%, कितना प्रतिशत? 58.5%, 58.5% भूभाग क्या है? बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, 58.5 जो प्रतिशत प्रदेश है, भूभाग है इस मरुस्थलीय प्रदेश का, वो बालू का स्तूपों से ढका हुआ है, बालू का स्तूप युक्त। 58.5। आपसे परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है? तो यहां पर अगर बालू का स्तूप युक्त प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 58.5% है, और
इस प्रदेश का प्रतिशत पूछ रहा है, केवल 61 पॉइंट जो 11% भूभाग है ना, इसमें से 58.5% भूभाग के ऊपर तो बालुका स्तूपों का फैलाव है और 41.5% जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त है। ठीक है, बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, 41.5 जो प्रतिशत भूभाग है इस पश्चिमी रेतीली मरुस्थलीय प्रदेश का वो बालुका स्तूपों से आच्छादित नहीं है। इस प्रकार से हम और बात करें इसमें आगे तो देखो इसमें बहुत सी बातें हैं जो हमें जानने अति आवश्यक है। देखिए इसमें कुछ चीजें हम यहाँ पर और देखते हैं, जैसे ये जो बालुका स्तूप हैं, कई बार परीक्षाओं में बालुका स्तूपों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस पूरे के पूरे मरुस्थलीय प्रदेश में बालुका स्तूपों का जो फैलाव है, जो बालुका स्तूप यहाँ पर हम देखेंगे, इनकी आकृति के आधार पर इन बालुका स्तूपों का नाम अलग अलग हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पर देखिएगा जो बालुका स्तूप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले जो बालुका स्तूप है वो है पवना अनुवर्ती, पवना अनुवर्ती, पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप हो गया। दूसरा जो है वो है हमारा बरखान, कौन सा है, बरखान बालुका स्तूप, बरखान कह दो आप इसको, या फिर आप इसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कह सकते हैं। ठीक है, बरखान कह दो या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कह दो। ठीक है, ये दूसरा हमारा बालुका स्तूप हो गया। जो तीसरा बालुका स्तूप है वो है हमारा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। कौन सा है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये हमारा तीसरा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हो गया। चौथा जो बालुका स्तूप है वो है हमारा पैराबोलिक, कौन सा है, पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक स्तूप हो गया। पांचवा जो है हमारा वो है पारवलयिक, क्या है, पारवलयिक, पारवलयिक बालुका स्तूप हो गया। ठीक है, अब देखिए और भी बहुत सारे बालुका स्तूप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें जो मुख्य मुख्य बालुका स्तूप हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप कौन से होते हैं, इस मरुस्थलीय प्रदेश में पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप वे बालुका स्तूप होते हैं जो पवन के समानांतर बनते हैं। जैसे इस दिशा से मान लीजिए पवन आ रही है तो इस दिशा में ही ऐसे इस प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। तो ऐसे बालुका स्तूप कौन से बालुका स्तूप हो गए, ऐसे बालुका स्तूपों को हम कहेंगे पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप। ठीक है, दूसरा जो हमारा बालुका स्तूप है वो है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। देखिए पवन की दिशा के अनुरूप ही, जैसे पवन इस दिशा से चल रही है और पवन की दिशा के अनुरूप ही इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप होता है, अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप होता है, अर्धचंद्राकार इस प्रकार से बालुका स्तूप का निर्माण होता है। इसके जो दोनों सींग होते हैं, जो आगे के दोनों सींग होते हैं वो पवन के अनुवर्ती यानी पवन की विपरीत सामने की तरफ ही निकले होते हैं और इस प्रकार से इसका जो ढाल होता है वो पवन के सामने क्या होता है, मंद ढाल होता है। इधर वाला जो भाग होता है ये कैसा होता है, मंद ढाल वाला, मंद ढाल वाला भाग होता है इसे अर्धचंद्राकार या बरखान बालुका स्तूप का पवन की तरफ। और इसके विपरीत वाला जो भाग होता है ये तीव्र ढाल वाला होता है, खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा ढाल होता है, यहाँ पर खड़ा ढाल। ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा ढाल हो गया। अब देखिए ये जो पवन की बिल्कुल सामने और एक अर्धचंद्राकार आकृति में जो स्तूप का निर्माण होता है ये कौन सा होता है,
ये बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनता है। अब देखिए अगला जो बालू का स्तूप है हमारा वो कौन सा है, वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है पवन की दिशा जैसे इस प्रकार से है, तो पवन की दिशा के समकोण पे, पवन की दिशा के समकोण पे ही इस प्रकार से ही अर्धचंद्राकार वाला ही ये का यही इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनता है ना, इस प्रकार से सेम वही बरखान अर्धचंद्राकार वाला, ये बिल्कुल पवन के बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को भी हम क्या कह सकते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कह सकते हैं, अनुप्रस्थ। ठीक है, और जो अगला जो बालू का स्तूप होता है वो कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर पैराबोलिक। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होता है वो कैसा होता है, देखिए पवन जिस दिशा में चल रही है और वही बरखान या अर्धचंद्राकार आकृति वाला बालू का स्तूप अगर इस तरफ से बनता है, इसके दोनों जो सींग हैं वो पवन के सामने हैं, तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं, पैराबोलिक। इनमें थोड़ा थोड़ा यही अंतर होता है और इनकी इन्हीं आकृतियों के आधार पर इनका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो अंदर अर्धचंद्राकार या बरखान वाला जो बालू का स्तूप था उसकी दोनों भुजाएं उस तरफ थी पवन के और इसकी पवन के सामने है, इसलिए इसको पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से भी हमें जानते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक नाम और मिलता है, हेयर पिन वाला नाम, कि इस प्रकार की आकृति वाली जो बालू का स्तूप है वो हेयर पिन बालू का स्तूप के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला जो बालू का स्तूप है वो है तारा बालू का स्तूप। कुछ बालू का स्तूपों का निर्माण यहाँ पर तारे की आकृति के समान होता है, बिल्कुल तारे की आकृति के समान तो नहीं होता, जैसे हवा इस तरफ से चल रही है तो इन बालू का स्तूपों का निर्माण इस तरफ से होता है, ऐसे ऐसे इनका निर्माण होता है, ऐसे यानी इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो इनकी इन्हीं आकृतियों के आधार पर चारों तरफ से इनका निर्माण कैसे होता है, जब हवाएं चारों तरफ से चलती हैं, तो कभी इस तरफ से चली तो कभी इस तरफ से हवा चलती है और कभी इस तरफ से हवा चलती है। इस प्रकार से एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जो तारे के समान हमें दिखाई देती है, और इस प्रकार की बालू का स्तूप वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तो इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है, और इन सबके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बालू का स्तूपों के बारे में। तो ये बालू का स्तूप इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर और भी हैं पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में यहाँ जैसलमेर के पास वाला जो भाग है, ये जो जैसलमेर के पास वाला जो भूभाग है, यानी यहाँ पर महान, जिसको हम महान मरुभूमि भी कह सकते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, महान मरुभूमि वाला क्षेत्र। इसमें खूब सारे रेत के टीले हैं, यानी ये पूरा का पूरा भूभाग क्या है, रेतीला है, महान मरुभूमि। और फिर इसके आगे हम चलते हैं तो एक यहाँ पर कुछ आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर जैसे बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जैसे रामगढ़ पोखरण का क्षेत्र, जोधपुर के फलोदी का क्षेत्र और बीकानेर का कुछ भूभाग, इस प्रकार से यहाँ पर हमें यहाँ पर एक अलग संरचना यहाँ पर हमें दिखाई देती है, और वो संरचना होती है चट्टानी संरचना। कैसी संरचना, चट्टानी संरचना। इसलिए यहाँ पर इन्हीं चट्टानी संरचना के आधार पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या नाम दे दिया गया, चट्टानी मरु प्रदेश। क्या नाम दे दिया गया, चट्टानी मरु प्रदेश। इस प्रकार के चट्टानी यानी मरुस्थल में कहीं कहीं पर बीच बीच में जब चट्टानों का जमाव देखने को मिलता है तो इस प्रकार के चट्टानी मरुस्थल को सहारा के डेजर्ट में क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है, इर्ग। सहारा के डेजर्ट में चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, इर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक जो दूसरा है वो है पथरीला मरुस्थल। कहीं कहीं पर पत्थर के जैसे इस प्रकार से हमें यहाँ पर
आकृतियां देखने को मिलती है इस महान मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार के मरुस्थल को, पथरीले मरुस्थल को वहां पर सहारा के मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा के नाम से। ठीक है, पथरीले मरुस्थल को हम्मादा के नाम से हम जानते हैं। और एक जो होता है रेतीला मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? आर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग। रेतीले मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? आर्ग। अर्ध रेतीले मरुस्थल को हम अर्ग कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और अब देखिए हम इस मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ पर इसमें हम कुछ और बातें देखते हैं। जैसे हमने बात की थी ये कि ये वाला जो क्षेत्र है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये क्या करता है? इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करता है। इसके पश्चिम वाला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए हमने पश्चिम वाले की बात कर ली। यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 58.5% जो भूभाग है वो क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। और 41.5% जो भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ पर 60 यानी लगभग 59% जो भाग है वो क्या है? बालू का स्तूपों से आच्छादित। और 41.5% भाग है वो बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए अगला जो ये इसका पूर्व वाला जो प्रदेश है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर इसको भी 4 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है इसका ये इस प्रकार से है। इधर इसको हमने क्या नाम दे दिया गया? घग्गर। घग्गर का मैदान, घग्गर। घग्गर प्रदेश। ठीक है, ये घग्गर प्रदेश हो गया हमारा। अब इसके नीचे यहाँ पर ये वाला जो प्रदेश है ये कौन सा हो गया? शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, ये शेखावाटी हो गया, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पर ये नागौरी उच्च भूमि हो गई। ठीक है, ये नागौरी उच्च भूमि हो गई, ये नागौरी उच्च भूमि। और इसके दक्षिण में यहाँ पर लूनी नदी का प्रवाह होने के कारण इसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन। ठीक है, ये लूनी बेसिन हो गया। इस प्रकार से इस अर्ध शुष्क रेतीले मरुस्थल को भी कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। घग्गर का प्रदेश, शेखावाटी का प्रदेश, नागौर की आसपास की जो उच्च भूमि है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और लूनी बेसिन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन है। और इसके बाद में हम अब अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट भौतिक प्रदेश है। इससे हमें कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इस भौतिक प्रदेश से आपको पूछ लिया ही जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश।